नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं बीए प्रथम वर्ष सेमेस्टर कौन सा फर्स्ट है, जियोग्राफी पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्या पढ़ ली भाई, 6 यूनिट हमने पढ़ ली थी। ठीक है, 2 यूनिट हमारी रह गई हैं, तो 7 वाली और 8 वाली। ठीक है, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी वो। तो फटाफट चलते हैं। और हर क्वेश्चन को और हर वीडियो में मैं क्या करता हूँ, आपसे कहता हूँ भी कम ना पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, अगर आप अभी अच्छा नहीं पढ़ोगे तो अगले जाकर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अभी अच्छा पढ़ोगे तो अगले जाकर जो जीएस है, जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर फटाफट। और हर क्वेश्चन क्या करेंगे, हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें लॉन्ग समय तक याद रहे। तो चलते हैं सेबी नोट की ओर। ठीक है, ये अपनी है अभी 7 यूनिट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर देंगे। समतल पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? तो पहली वीडियो में आपने जल की ट्रिक देखी होगी कि जल क्या होता है, पानी को कतर देता है। तो कतर देता है 71% आपको क्या मिलेगी, जल देखने को मिलेगा पृथ्वी पर। अगले बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल का कितना प्रतिशत विस्तृत है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हम कहाँ पढ़ते हैं, भारत पढ़ता है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60.7%। तो इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो क्या है भाई, ऊपर मैंने कहा ना उत्तरी की बात कर रहा है, तो उत्तर मतलब ऊपर की बात कर रहा है वो, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध कौन सा है, ऊपर साइड का होता है। तो ऊपर सेठ सोता है। तो ट्रिक क्या है, ऊपर सेठ माने 60, सात माने सोता है। तो ऊपर सेठ सोता है। तो इस प्रकार से इसकी ट्रिक बनाइए जो आपको याद करना पड़ेगी। ये कभी कभी कंपनी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो उत्तरी गोलार्ध में जल डमरू मध्य को कितना प्रतिशत विस्तृत किया गया है? तो 60.7% आपको देखने को मिल जाता है। अगले बात करते हैं, भूमंडल पर स्थल व जल का अनुपात कितना होता है? तो सिंपली इसका अनुपात कितना, 1.2.43% आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मतलब भाग है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ये तो खुद ही याद करना पड़ेगा आपके लिए, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, जल मंडल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? जो जल मंडल होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजी क्या होता है? हाइड्रोलॉजी होता है जो पौधे होते हैं जल के अंदर, उसका अध्ययन क्या आता है, हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, मगर जल मंडल की बात कर रहा है तो जल क्या होता है, पानी होती है। और पानी क्या होती है, ओश। ओश में भी क्या होता है, जल होता है भरा हुआ। तो वहां से हमने ट्रिक बना ली, तो क्या हो जाएगा, ओशनोग्राफी जो होता है वो जल मंडल का अध्ययन कहलाता है। तो सिंपली आपको याद रहेगा ये, हाइड्रोलॉजी मत लगा देना क्योंकि ये पौधों का अध्ययन होता है। ठीक है, हाइड्रोग्राफी से हम कहते हैं, लॉजी बात तय की है। आगे चलकर कौन सी धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानी जाती है? तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से कौन सी धारा जानी जाती है, ये बताना है आपके लिए। तो हमने ट्रिक क्या बनाई, ट्रिक हमने इसकी बनाई है, उत्तरी अटलांटिक को आटा कर लो। उत्तरी आटा क्या खासा, आटा कौन खाएगा भाई, गल्फ माने मछली खाएगी। तो वहां से हमें ट्रिक बनाई है कि उत्तरी आटा कौन खाएगा भाई, मछली खाएगी गल्फों से। ठीक है, तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम धारा जो है वो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानी जाती है। तो छोटी सी हिंट है जो आपको याद रहेगी। अब अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से गर्म धारा बताइए, गर्म धारा कौन सी है? एक कह रहा है लेब्रोडोर, कहते हैं ना भाई डोर खोल दे ठंडी ठंडी हवा आने दे, तो ये तो ठंडी है। क्यों रायल, क्यों रहूं मैं यहाँ पर, यहाँ पे तो भाई क्या है, बहुत ठंडी है, कहते हैं ना इस समय ठंड पड़ रही है, तो क्यों रहूं यहाँ पर ठंडी में, है ना। तो वैसे याद कर लो। नार्वे की धारा, तो नार्वे की धारा जो है ये भी क्या है, ये भी ठंडी है। मगर जो फ्लो है, फ्लो रिडा, ऐसे याद कर लो, रिडा रेड है ना, ऐसा लग रहा है कि रेड, रेड माने होता है लाल, और लाल क्या होता है, गर्मी होता है फिर तो फ्लोरिडा, रेड माने लाल, याद कर लो, रिडा को कर दो रेड। ठीक है, रेड माने लाल, लाल क्या होगा, गर्म होगा। तो फ्लोरिडा क्या है, गर्म धारा है। इस प्रकार से हमने याद कर ली। नाब कहाँ चलती है, पानी में चलती है, तो कैसी ठंडी धारा है नाब, है ना। क्यों रायल, इसको कैसे याद करेंगे भाई, हम्म, इसको याद कर लो। ठीक है, लेब्राडोर को तो मैंने बता ही दिया, बस एक आपको याद करना पड़ेगी क्यूराइल के लिए। ठीक है, बाकी आपको याद हो ही गई। अगले बात करते हैं, कौन सी दो धाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के तट पर घना कोहरा छाता है? तो घना कोहरा जो है वो किससे छाएगा? एक बात करते हैं, कोहरा जो होता है, 1 मिनट, कोहरा 7 की बात कर रहा है, मेंसूल का गलना,
गल्फ और डोर। ठीक है, तो बात करते हैं, यहाँ कह रहा है कौन सी दो धाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के तट पर घना कोहरा छाता है। हम ट्रिक क्या बनाएंगे, घने कोहरे से ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, कोहरा जो होता है वो आपको पता है ना, कोहरा जब कोहरा बहुत आता है तो कहते हैं ना कि डोर नहीं खोलना चाहिए भी अपने घर का, क्योंकि कोहरा कहाँ आता है, घर के अंदर आता है। तो एक तो लेब्राडोर हो गई, ठीक है, और कहते हैं ना गल्फ माने मछली वगैरह होती है, जब बहुत कोहरा आता है तो बर्फ जम जाती है ना, मछली मर जाती है। तो वहां से हमने दो ट्रिक बनाई है, एक तो गल्फ, गल्फ में क्या होता है, बर्फ जम जाएगा कोहरा आएगा तो, और एक लेब्राडोर, डोर मत खोलो वरना घर के अंदर क्या आ जाएगा, कोहरा आ जाएगा। तो दो ट्रिकें मैंने बनाई है, दोनों की दोनों आपको भी याद रहेंगी कि न्यूफाउंडलैंड के तट पर घना कोहरा छाता है, किसके तहत, गल्फ स्ट्रीम, और बात करते हैं लेब्राडोर धारा के अंतर्गत छाता है। ठीक है, अब आपको याद रहेगा ये। अगले बात करते हैं, अगुलहास की धारा किस तट के सहारे बहती है। जो अगुलहास की धारा है वो किस तट के सहारे बहती है, बताना है। अगुलहास, ऐसा लग रहा है कि हास हो रही है कोई चीज की, है ना, कोई चीज बर्बाद हो रही है। और बर्बाद किस चीज को कर सकते हैं, अगर पैसे से लेके आएंगे तो बर्बाद नहीं करेंगे, और जब फ्री लेके आएंगे फ्री तो भी उसको बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के तट के सहारे जो बहती है वो क्या बहती है, अगुलहास धारा बहती है। तो मैंने हास से बना दिया कि हाश होगा। हास कैसे, हास माने होता है बर्बादी कोई चीज की, तो फ्री की चीज की बर्बादी करेंगे, तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी, आपको याद रहेगा। ठीक है, अगले बात करते हैं, महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं। जो महासागरीय निक्षेप है वो किसको कहते हैं, तो सिंपली आपको छुपाई हुआ है निक्षेप यहाँ पर, तो समुद्री निक्षेप को कहते हैं महासागरीय निक्षेप। अगले दे रखा है, सागरों में मछली सहित जीव जंतुओं की अस्थियां, सीप, स्पंज आदि निक्षेप क्या कहलाते हैं, जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, ये बताना है। तो इन्हें क्या कहते हैं, पेलेजिक निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलेजिक निक्षेप। ठीक है, पेलेजिक निक्षेप। ऐसे याद कर लो कि जीव जंतु की अस्थियां होती हैं, है ना, अस्थियां होती हैं वो क्या होती है, इधर उधर घूमे, बात कहते हैं पेली पेली फिरती है, घूमी घूमी फिरती है। ठीक है, मरी हुई चीजों की इधर उधर, तो ऐसे याद कर लेंगे हम इसको। ठीक है, अगले बात करते हैं, महासागरों के विकास भाग में पेलेजिक निक्षेप मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। अब जो हड्डियां वगैरह होंगी वो कहाँ मिलेंगी, वो जब हड्डियां होती हैं वो तो बिल्कुल नीचे तल में पहुंच जाएंगी, तो कहाँ मिलेंगी, गहरे भागों में आपको देखने को मिलेंगी हड्डियां वगैरह। ठीक है, अगले बात करते हैं, सिंधु पंक, सिंधु पंक का मुख्य उदाहरण कौन सा है, सिंधु पंक, तो वो कौन सा है, प्रोटोजोआ, डाइटम, और बात करते हैं एम्फीपोड्स, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंधु पंक का उदाहरण है। या थोड़ा सा याद करेंगे इसके लिए। आगे देखेंगे, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त होता है, उपयुक्त होता है। जो प्रवाल वगैरह होते हैं, है ना, घोंगे वगैरह होते हैं, वो कहाँ चलते हैं भाई, जमीन पे चलते हैं वो तो, है ना, तो वो कहाँ पाए जाएंगे, आपको देख सकते हैं, कहाँ मिलेंगे घोंगे, कहाँ चलेंगे भाई, जमीन पे चलेंगे। तो गहरे सागरी गर्त जो होते हैं वहां पर आपको प्रवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्ति जो आपका इधर लक्षद्वीप है वो किससे बना हुआ है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। अगले देखते हैं, अब ये हमारी यूनिट आ गई कौन सी, 8वीं यूनिट है, लास्ट यूनिट आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अगले बात करते हैं, पादप समुदाय किन दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो पादप समुदाय जो होते हैं वो किन दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बताना है। जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं, पारिस्थितिक दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार ही ये क्या होते हैं, उगते हैं, है ना, जैसी परिस्थिति होगी वैसे उगेंगे। तो पारिस्थितिक दशाओं के अनुसार ही आपको प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले बात करते हैं, जो घटक अपना आहार स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ये तो सिंपल की बात है, क्या जो पौधे होते हैं वो अपना जो आहार है वो क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। जीव जो अपना भोजन पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जंतु को भी खाते हैं, पौधों को भी खाते हैं, इसका मतलब सबको खा रहे हैं। सबको खाएंगे तो क्या कहेंगे उन्हें, सर्वाहारी कहेंगे, से मानवी हो गया। अगले बात करते हैं, वे जंतु जो मृत पौधों और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मृतपोषी कहते हैं, क्योंकि मरने वाले को खा रहे हैं। ठीक है, अपघटनकर्ता इसे कहते हैं। खरगोश किस वर्ग का उपभोक्ता है, तो खरगोश किसका है, शाकाहारी है सिंपली। अगले बात करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय में प्रतिस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है ये बताना है। एक समुदाय से दूसरे समुदाय में प्रतिस्थापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एक समुदाय से दूसरे समुदाय में जाना, इसका मतलब क्या है, क्रम चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है, क्रम चल रहा है।
एक प्रकार से ये क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैविक अनुक्रम के अंतर्गत आपको देखने को ये मिलेगा, क्योंकि कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में एक समुदाय से दूसरे समुदाय में, तो इसका मतलब ये कड़ी चल रही है, क्रम चल रहा है, तो अनुक्रम कहलाएगा। अगले बात करते हैं क्लीमेंट्स इटली, इसका पूरा नाम मगर आधा दे रखा है। क्लीमेंट्स ने अनुक्रम की अवधारणा का प्रतिनिधित्व कब किया था ये बताना है। तो याद कैसे करेंगे, मैंड्स, इसको मैंड याद कर लो, मैंड कहते हैं ना, साला मेरा माइंड खराब हो गया, तो वहां से याद कर लेंगे क्लीमेंट्स माने 16, साला 16। तो मैंने ट्रिक बनाई छोटी सी जो आपको याद रहेगा। तो मेंट्स क्या हो गया, मेंट्स साला खराब हो गया, तो साला 16, वहां से ट्रिक बन जाएगी। तो क्लीमेंट्स के अनुसार जो अवधारणा प्रतिनिधित्व करते हैं कब किया था, तो 1916 में किया था क्लीमेंट्स इटली ने। अगले बात करते हैं वनस्पति अनुक्रम विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जो वनस्पति अनुक्रम है इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये पूछा रखा आपसे विकास की। तो कितनी होती है भाई, 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। ऐसा वनस्पति क्या है, वनस्पति एक पौधा ही तो है ना, वनस्पति क्या है, पौधा है, पौधा 5, वहां से हम ट्रिक बना लेंगे। अगले बात करते हैं पौधों की पारस्परिक स्पर्धा व उनका स्थानीय आवास पर प्रभाव क्या कहलाता है। क्या कहलाएगा, स्त्रीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्त्रीकरण। जो आवास वगैरह होते हैं, स्थानीय आवास होता है, तो वो क्या होता है, स्त्रीकरण, उनका रहने का स्थान होता है ना, एक जगह स्थिर रहना, तो स्त्रीकरण कहलाता है। अगले बात करते हैं प्रारंभिक स्थिति में पर्यावरण की शुष्कता किस कारण से होती है। जो पर्यावरण की जो शुष्कता है वो किस कारण से होती है ये बताना है। एक बात बताओ, पर्यावरण शुष्क कैसा होगा, जब भाई जो बांस के कण हैं वो धूप पड़ेगी तो वो उड़ के जाएंगे, है ना, तभी तो पर्यावरण शुष्क होगा। शुष्क मतलब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाष्पीकरण से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगले बात करते हैं सदाबहार वर्षा वन किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था, जब पृथ्वी मैंने बताई थी, यहाँ पर एक पृथ्वी होगी, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दक्षिण अफ्रीका, कहाँ पे, भूमध्य रेखा पर, इधर हो जाएगी आपकी कर्क रेखा, इधर हो जाएगी मकर रेखा। यहाँ से 10.5 डिग्री और 10.5 डिग्री इधर बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्म इलाका है। और जब गर्म इलाका होगा तो वहां पर क्या होंगे भाई, वहां पर सबसे ज्यादा पौधे वगैरह, और बात करते हैं भूमध्य रेखा है तो यहाँ पर वर्षा भी ज्यादा होगी, गर्म जब इलाका ज्यादा होगा तो वर्षा भी ज्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होंगे, पौधे ज्यादा पाए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो होते हैं एक प्रकार सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पर, 10 डिग्री की बात कर रहे हैं, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों ओर की बात करेंगे हम, ठीक है, एक ओर नहीं, दोनों ओर, क्योंकि 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आपको क्या मिलेंगे, यहां पर आपको सदाबहार वन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं कांगो व अमेजन बेसिन में किस जीवोम का बाहुल्य है। कांगो और अमेजन बेसिन में किसका हो जाएगा ये बताना है। तो कांगो और अमेजन आपको पता है कहां पे है, ये आपको देखने को मिलेंगे दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका कहां पड़ता है, यहां पर पड़ता है दक्षिण अमेरिका, जो कहां पड़ेगा, एक प्रकार से जो भूमध्य रेखा है उसके करीब में ही पड़ता है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय सदाबहार जीवोम वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड मैप आप एक बार बहुत ध्यान से देखो, सब कुछ पढ़ो, कौन सा जो एरिया है वो कहाँ पर है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर वर्ल्ड मैप आपके कमरे में लगा हुआ होना चाहिए। अगले बात करते हैं सर्वाधिक जीवोम विविधता किस जीवोम में पाई जाती है। सर्वाधिक जीवोम विविधता जो होती है किसमें पाई जाएगी, तो सीधी बात है, उष्ण सदाबहार वन। उष्ण मतलब क्या होता है, जहां बहुत ज्यादा ऊष्मा होगी, ऊष्मा होगी तो बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी तो पौधे वगैरह ज्यादा उगेंगे, और वहीं पर क्या होगी, सर्वाधिक विविधता देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पौधे तो सबसे ज्यादा विविधता। तो आंसर क्या हो जाएगी, उष्ण सदाबहार जीवोम के अंतर्गत सबसे ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। अगली बात करते हैं साल व सागौन किस प्रकार के जीवोम का प्रतिनिधित्व करते हैं। साल है, सागौन है, इनका क्या हुआ है, पतझड़ होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है। तो ये पर्णपाती वन कहलाते हैं। सिंपली है, आराम से आपको याद रहेगा। अगले बात करते हैं भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 20 अक्षांशों के मध्य कौन से जीवोम पाए जाते हैं। तो मैंने कहा 10 से 20 अक्षांश के मध्य, भूमध्य रेखा के दोनों ओर की बात कर रहे हैं। सदाबहार जीवोम 20 तक की बात कर रहा है वो, तो यहां पर सवाना जीवोम पाए जाएंगे, ठीक है, सवाना जीवोम। 20 की बात कर, 10 की बात करता है तो सदाबहार, और 20 की बात कर रहा है तो सवाना जीवोम। थोड़ा सा हिंट आपको याद करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ है तो, ठीक है, ऐसे याद कर लो।
सॉरी आबासा 3 बार, तीसरी बार आता है तो ये भी नहीं बन सकती ट्रिक। तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ऐसे आता है आपको 20 बाना, 20 बाना, तो 20 तक पूछे तो बाना, 10 तक पूछे तो सदाबहार वाले, ठीक है। तो यहां से ट्रिक बन जाएगी। अब अगले बात करते हैं, सवाना जीवों की प्रसिद्ध घास किस नाम से जानी जाती है? तो वो कह रहा है सब आना, ऐसे याद कर लो, सब आने की बात कर रहा है। सब लोग आएंगे, इसका मतलब उनके साथी जितने होंगे वो सब लोग आएंगे, साथी हाथी, तो वहां से हाथी घास से याद आपको बन जाएगी, ठीक है, याद हो जाएगी। तो सवाना जीवों के प्रसिद्ध घास से किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो हाथी घास से नाम से जाने जाते हैं। सब आना साथी लोग, ठीक है, तो वहां से ट्रिक बन जाएगी हमारी। अगले बात करते हैं तुम्हारा बाओवाहा। बाओवाहा किस जीवों का प्रमुख वृक्ष है? तो बाओवाहा जो है वो किस जीवों का प्रमुख वृक्ष है, ये बताना है। कहते हैं ना वाह वाह सब लोग आ गए, है ना, वाह वाह सब लोग आ गए, सब लोग आ गए सबाना, तो वहां से मेरी ट्रिक बन गई। तो वाह वाह सब लोग आ गए, तो वाह वाह किस जीवों का प्रमुख वृक्ष है? तो वो है सबाना वन जीवों का। तो इस प्रकार से हमारी 8 की 8 यूनिट क्या होती है, खत्म होती है, ठीक है। 2 वीडियो है आपकी इसकी, एक फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की, आपको याद कराने की कोशिश पूरी की पूरी रही है। मैंने जितनी हो सकी उतनी ज़्यादा ट्रिक बनाने की और सिंपली ट्रिक देने की आपकी कोशिश की है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।